नमस्कार, माई एफएम से मैं हूँ आरजे वैष्णवी। महिंद्रा पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश के जो किसान साथी हैं उनसे हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, कुछ नई बातें जानते हैं, कुछ नई बातें सिखाते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं किसान साथियों के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। एक नई वेब सीरीज आ गई है Amazon MX प्लेयर पर, मिट्टी एक नई पहचान। स्टारकास्ट और राइटर आज हमारे साथ मौजूद है इशफाक सिंह, श्रुति शर्मा एंड वी हैव राइटर निखिल सचान विद अस, जो आज हमें इस वेब सीरीज़ के बारे में तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन किसान साथी हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इसके बारे में भी बात होगी। तो जुड़े रहिए। निखिल, मेरा एक ये सवाल ऐसा है कि हम ग्लैमर की दुनिया की जब बात करते हैं तो शायद ही कभी किसानों की बात होती है, लेकिन इस ग्लैमर की दुनिया में किसानों की कहानी बताना इस प्लेटफॉर्म पर कितना ज़रूरी था? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की जितनी वर्कफोर्स है उसका आधा किसान है। मतलब जितने लोग देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं आधे किसान हैं। देश की जीडीपी का 20% किसान कंट्रीब्यूट करते हैं। खेती दुनिया का, ना सिर्फ भारत का, पूरी दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है। हम रोज़ दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, वो भी जहाँ से आ रहा है वो किसानों की वजह से ही आता है। उसके बाद भी मुझे तो नहीं याद है कि कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ आई है जिसमें खेती के बारे में डायरेक्टली बात की गई हो। तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता था कि हम सारी चीज़ों के बारे में कहानियाँ कह रहे हैं, बट देश की इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी जो कर रही है उसके बारे में कोई कहानी हम कह ही नहीं रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पिछले कुछ समय में गांव से जुड़े कुछ वेब सीरीज़ आने लगी जिनमें खेती, जिनका सेंट्रल मुद्दा नहीं था, बट पंचायत आई, दोपहिया आया और काफ़ी सारे ऐसी वेब सीरीज़ आने लगी। तो मुझे लगा कि अब सही समय है जब एक वेब सीरीज़ किसानों के बारे में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बट मिट्टी एक नई पहचान, ये जो स्क्रिप्ट बनाई गई, इसमें इतनी बढ़िया स्टारकास्ट है, इतना अच्छा शूट हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये किसको प्रेरणादायक हो सकती है? व्हाट इज़ द ऑडियंस फॉर दिस? मुझे लगता है एक एक आदमी, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसान इसके सेंटर में है, केंद्र में है, तो एक खाली किसान इससे के बारे में जुड़ेगा। और जब हम शो लिख भी रहे थे तो हमें पता था कि बहुत सारे लोग जो गांव छोड़कर चले गए, शहरों में चले गए, वो बहुत ज़्यादा गाँव को याद करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि खाली गांव हो, मतलब आप जो अपना घर छोड़ के आते हो, भले आपका जो घर शहर में भी है, तो जो आदमी विस्थापित हो चुका है, माइग्रेट हो चुका है, उनको भी बहुत ज़्यादा अपील करता है। क्योंकि आप हमेशा से ही, मतलब आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरों में जिन्हें 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए गांव गए हुए, तो कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट रह जाता है कि बहुत समय हो गया गांव नहीं गए। जैसे मेरा खुद का गांव भी मुझसे छूटा तो हो गया समय गए हुए। तो शहर, गांव, सारे लोग जो स्थापित हुए हैं अपने अपने सपनों के पीछे, अच्छी नौकरी, जॉब, करियर, इन सब के लिए उन सारे लोगों को अपील करेगा। बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही कि जो गांव से शहर आ गए हैं उनको तो गांव की याद आती रहती है, या फिर कभी कभी लगता है कि हमने वापस जाना चाहिए, लेकिन जो बचपन से उनके जन्म से शहर में ही है, उनको हम ये कैसे बतलाएं कि आपने भी गांव जाना चाहिए? ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो शहर में है, तो गांव में इंसान क्यों जाए, ये तो इज़ अ वेरी नॉर्मल थॉट प्रोसेस दैट इज़ कॉमन दीज डेज। बट अकॉर्डिंग टू यू, क्या आपको लगता है कि जो शहर में है उसने भी गांव जाकर एक बार देखना चाहिए? बिल्कुल, और वो लोग जाना चाहते बहुत हैं, क्योंकि हम शहर में, एटलीस्ट मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिस दिन अपना एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं उस दिन अपने आप को सफल मानते हैं। तो शहर में 600 स्क्वायर फीट के घर पे रहते हैं। फिर अगर आप बम्बई में रह रहे हैं तो आप लोनावला से थोड़ा और आगे जाकर एक 2-4 हज़ार स्क्वायर फीट का जब फार्म हाउस खरीदते हैं तो अपने आप को बहुत अकम्पलिश्ड मानते हैं कि आज हमने कुछ जीवन में बहुत बड़ा कर लिया। बहुत शान और फ़ख्र से लोग को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक ज़मीन का एक टुकड़ा जो हरा भरा है, जो जहाँ पर आप मिट्टी फील कर सकते हैं, जहाँ पर आप नेचर को फील कर सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सुकून देता है। तो वो भले गांव में पैदा नहीं हुए या भले ही वो बहुत समय से गांव नहीं गए, बट है ना कुछ हमारे दिमाग में जो हमेशा बार बार हमें बुलाता है उस सुकून की तरफ, उस हरियाली की तरफ, उस सुंदर वातावरण की तरफ। तो
ये शहर के सारे लोग को गांव बुलाता रहता है, उन्हें पता नहीं होता बस। बेशक, बहुत बढ़िया. सो इशफाक एंड श्रुति, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यॉल. लाइक निखिल सर सेड कि हर किसी को जो शायद गांव में पैदा भी नहीं हुए, उनको शहर से गांव जाने की इच्छा है. When this script first came to the two of y'all, what was your first thought and how did you all work on your characters? आई थिंक मेरे लिए तो एक चैलेंज से ज़्यादा बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. एक बहुत पर्सनल इसमें रीज़न है जो कहीं ना कहीं मुझे बीच में समझ आया. फर्स्ट जब पहली बार नरेशन होती है, आप सुनते हैं कहानी, तो आप प्योरली उसे कहीं ना कहीं फॉर द थीम कि इसका इंटेंट क्या है, कि हम बात क्या कहना चाह रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट क्या है. तो एग्रीकल्चर को लेके, खेती को लेके, रूरल रूट्स को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके कोई शो बन रहा है, तो उससे इमिजिएटली आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड. मुझे वो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी. और जिस तरह से फिर एक क्वालिटी ऑफ राइटिंग होती है, एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने का स्किल अलग लेवल्स पे होता है. आई मीन कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छी होती, कुछ बहुत अच्छी होती हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से डायलॉग्स थे, जिस तरह से पूरी कहानी लिखी गई थी, उसका जो पेसिंग थी और जो कैरेक्टर आर्क होता है फाइनली, कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ. और कहीं ना कहीं जब मैं करने लगा तो एक सबकॉन्शियस चीज़ जो शायद पहले दिन मुझे समझ नहीं आई थी, वो ये भी थी कि मेरे अंदर जो आपने बात बोली कि शहर के लोगों को गांव जाने का मन होता है, मैं उन्हीं में से हूँ. और सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको खेत खलियान देखने या वो गांव का एक रस्टिक एनवायरनमेंट देखना है. क्या है कि मैं जैसे निखिल जैसे लोगों से, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मुझे बताते हैं कि भाई हम अपने घर गए थे, गांव गए थे, और वो लोग माइग्रेट उन्होंने किया है और बचपन अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. तो मुझे भी पता है मेरा ओरिजिनल होम टाउन कहाँ है, मेरा विलेज कहाँ है, बट ना मेरे वहाँ से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है. सो बचपन में ये चीज़ कभी उसकी मतलब मुझे कमी लगी नहीं. जब आप बड़े होते हो तो अवेयर होते हो, आपको समझ आता है कि रूट्स, अपनी ज़मीन से, अपनी रूट से जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है, उससे आपको क्या मिलता है जी. तो उसकी कमी लगने लगती है. सो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रूट्स क्या हैं, और अगर आपको वापस अपने रूट से कनेक्ट करने का मौका मिले, तो ये सारी चीज़ें थी. राइट. बट देन विद दैट आई वांट टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप एक प्रोफेशन में हो विच इज़ इन द फिल्म फ्रेटर्निटी, मैं एक प्रोफेशन में हूँ जो रेडियो में है. पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स IT, मार्केटिंग, मेडिकल प्रोफेशंस. वाई आर दे नॉट चूजिंग दिस साइड एज देयर प्रोफेशन और एज करियर, कि हम भी खेती करें, हम भी किसान बने शायद. तो क्या लगता है आपको कि व्हाट इज़ दैट डिस्कनेक्ट बिटवीन द यूथ व्हेन इट कम्स टू चूजिंग दिस एज देयर प्रोफेशन? नाउ आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग. बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है. ऑफ कोर्स आप तमाम खबरें पढ़ते हैं, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इमिजिएटली शायद नहीं समझ आएगा कि हाँ, मैं क्यों जाके गांव में, जब एक कंफर्ट जोन में मैं हूँ. मतलब मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से मुंबई आया और मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला. तो कि एक चीज़ तो वो होती है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक नए एनवायरनमेंट में जाके कुछ नया करने की कोशिश करो. बहुत एक चैलेंज है. हम तीनों यहाँ बैठे हैं, हमारे अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं जी. लेकिन एग्रीकल्चर, खेती, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग के बारे में तभी आई थिंक दैट्स व्हाई अ शो लाइक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज इस शो के माध्यम से जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो मैंने रिसर्च की, मैंने पढ़ा कि किस तरह से सिर्फ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए या रिटायरमेंट के लिए एग्रीकल्चर, जैसे हम बहुत सालों से देख रहे थे, मैं जाने वाले लोग होते थे जो कहते थे कि अब तो मैंने फार्म ले लिया, मैं वहाँ जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा अपने होम टाउन में, या मैंने कहीं हिल्स पे ले लिया, मैं आई वांट टू लिव वेरी कंफर्टेबल, अच्छी वहाँ पे हवा होगी, और मतलब मैं एक रिटायरमेंट वाला प्लान है. बट जो हैट्स ऑफ टू द एग्रीप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने चाहे मैनेजमेंट पढ़ा हो या टेकीज़ हों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो टॉप इंस्टीट्यूट से, कोई अमेरिका में बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ के आता है, कोई यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, और एंड दे सी एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग एज अ रोबस्ट बिजनेस, एज अ स्टार्टअप, Right. like any other startup, and they are making very good exceptional profits. So कहीं ना कहीं इसका मतलब है सिर्फ while the credit goes to those individuals, there is also, for any such thing to happen, एक ecosystem होना चाहिए, which is promoted by the government, which is some of the aspects have been highlighted.
वेदर इट्स मेकिंग पॉली हाउस, गेटिंग सब्सिडी. सो कमाल की चीज़ें हो रही हैं. ये हमारी शो में एक डायलॉग भी है कि कमाल हो रहा है देश में, तो वो जानने की ज़रूरत है. और आई रियली होप कि कहीं ना कहीं ये हमारा शो एक पोर्टल बने काफ़ी लोगों के लिए, जी. फॉर इनसाइट्स, फॉर अवेयरनेस एंड टू टेक दिस प्लंज. दैट्स राइट. सो श्रुति, कोई भी प्रस्तुति जब हम देखते हैं, किसी भी टाइप का कंटेंट जब हम कंज्यूम करते हैं, शायद हम नाटक भी देखने जाते हैं, तो उसका एक टेक अवे होता है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि मिट्टी एक नई पहचान देखने के बाद जो ऑडियंस है, मेनली जो यूथ है, जो युवा है, उनके लिए टेक अवे क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि आज का यूथ जब अपने घर पे या जहाँ पर भी मिट्टी देखेगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है और बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने अगल बगल जस्ट अभी होते हुए देखा है, तो उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान ज़रूर आएगी. एक, क्योंकि ये शो आपको एक बहुत ही ठहराव और एक सुकून वाला फील देता है. आजकल मतलब हमारे शहरों में हमेशा से ही रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि इतना हसल बसल है, इतनी भाग दौड़ है, सब दौड़ रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं कुछ ना कुछ चेज़ करने के लिए. ऐसे जब शोज़ आते हैं तो वह आपको याद दिलाते हैं कि आपको एक लम्हा चाहिए जहाँ आप बैठो, गहरी सांस लो, बस उस पल को एंजॉय करो. वाह. सो मुझे लगता है कि यूथ जब ये देखेगा तो उन्हें एक तो ऐसा फील होगा कि हाँ चलो, एक गहरी सांस लेने की ज़रूरत थी. रिसर्च की जो हमने बात करी, तो एक लेखक के लिए रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फैक्ट चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है. मिट्टी की स्क्रिप्ट लिखने से पहले जो आपने रिसर्च किया किसानों को लेकर, तो मुझे जानना है कि 10 सालों में या फिर पिछले कुछ सालों में किसान कैसे बदला है हमारे देश का? बहुत ज़्यादा बदला है. क्योंकि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, कि अब कई बार ना पहले आपको एक वेग आइडिया आ जाता है शो का, तो वो शुरू में मैं थोड़ा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस स्पेस की, इसमें अच्छा काम हो रहा है, कोई आदमी अगर इस पर कहानी कहें कि कोई शहर का लड़का गांव आ जाता है और खेती करने लगता है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा. बट बनाते थोड़ा थोड़ा लिखते लिखे मुझे ये लगने लगा, यार कहीं ऐसा ना हो कि कल जब ये कहानी आएगी ना, तो इसे देखने वाले कहीं उन्हें ये ना लगे कि यार ये मान लीजिए जो किसान ही से देख रहे होंगे, उन्हें ये ना लगे कि नहीं ये तो बॉम्बे के जो लोग हैं, ये कभी खुद तो खेत में गए नहीं हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि खेती होती कैसे. कल को ये देखेंगे तो इन्हें छला हुआ ना लगे, और इन्हें ये ना लगे कि ये क्या बकवास मनगढ़ंत कहानी दिखा दी है. इसलिए मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा पक्की करना चाहता था, और रिसर्च करते 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 ये समझ आने लगा कि इतना ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है इस दुनिया में, और मॉडर्न फार्मिंग हो गया, या जो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग जिसे हम पारंपरिक खेती बोलते हैं वो छोड़कर नई नई खेती के तकनीक अपना रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ आने लगी. कोई एलोवेरा उगा रहा था, कोई मशरूम उगा रहा था, कोई जरबेरा उगा रहा था, कोई और अलग अलग तरीके के फूल उगा रहा था. कुछ लोग उससे भी अलग, जैसे मैं IIM से पढ़ा हूँ, तो मेरे IIM के एक बैचमेट हैं, वो उन्होंने कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी नौकरी छोड़ दी. श्रीकांत गजबी उनका नाम है. वो अपने गांव चले गए और वहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हैं, और उनके साथ के जितने सारे लोग हैं वो मधुमक्खी पालन करते हैं, और उस गांव की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो गई है. और उन्हें अभी द बी मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया है, और उनकी कंपनी का नाम है बी द चेंज, BEE. तो ऐसे इतने सारे लोग, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिली, और तो ये समझ आया कि इस ट्रेडिशनल खेती के अलावा कितनी सारी खेती नई नई तरीके से हो रही है जो लोगों को करना चाहिए. बहुत ज़्यादा लैंडस्केप बदल गया था, और जितना समझ आया, मतलब जैसे मेरे दादाजी वगैरह वो लोग अभी तक खेती करते हैं, जब उनको इस शो के आइडिया के बारे में बताया तो वो बोलते थे नहीं बेटा ऐसा होता ही नहीं है, तुम लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं, आओ तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे होता है. तो ये भी समझ आया कि किसान को अभी भी ये लगता है कि नहीं, ये जो दाल चावल गन्ना ये जो उगता है बस वही खेती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, और वो उगाने का कोई मतलब है नहीं. राइट. तो इशफाक, हर किसी का, हर इंसान को देखने का एक नज़रिया होता है, वैसे ही नज़रिया किसानों को भी देखने का रहा है. यू हैव एक्टेड इन दिस, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो आपका नज़रिया क्या था किसानों का, और इस सीरीज़ के बाद वो कैसे हो गया? कुछ तो अवेयरनेस मुझे थी, और मैं एज एन आई एम एन आर्किटेक्ट, इट्स अनदर वेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर. आई ऑल्सो वर्कड एज एन आर्किटेक्ट, मैंने प्रैक्टिस भी किया है. Oh, nice. वो भी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है.
तो कहीं ना कहीं ये नोबल प्रोफेशंस काफ़ी सारे हमारे जिनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, इवन एक्टिंग फॉर दैट मैटर, राइटिंग, यू नो। और कहीं ना कहीं मैंने इसे अपना दायरा बढ़िया करके इसे समझने की कोशिश की थी, ताकि एक आपका पैरेलल ड्रॉ कर सको। और फिर जितनी आप तमाम न्यूज़ पढ़ो और आपको अवेयरनेस होती है अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट फार्मर्स, कि कितनी चाहे मेहनत करो की बात करो, या फिर जीडीपी में उनकी कंट्रीब्यूशन, या फिर वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है, ये सारी चीज़ें, और जो ऑड्स वो फेस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, यू नो, नेचुरल कैलामिटीज़, द रॉथ ऑफ नेचर, सबके अगेंस्ट फिर भी ऐसी क्या चीज़ है दैट कीप्स देम गोइंग। ये बात मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। इज़ इट द लव फॉर द प्रोफेशन, इज़ इट द लव फॉर देयर लैंड, कि अपनी ज़मीन से प्यार है एक, या फिर एक ये चीज़ होती है कि जैसे जो मेरे अंदर भी बहुत है कि आपके जो, क्योंकि मेरे फादर भी आर्किटेक्ट हैं, तो फिर मुझे सिर्फ एक इट वॉजंट कि भाई ये एक आसान चीज़ है, ज़रिया है, लेकिन मुझे एक कह सकते हैं, एक आप जब अपने घर में एक माहौल देखते हो और आप अपने कहीं ना कहीं अपने फादर, आपके फादर फर्स्ट हीरो होते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हो, उनके काम से इंस्पायर होते हो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, या एक डिज़ायर कह सकते हैं वो काम करने का, वो भी है। सो इट इज़ अबाउट, आई थिंक, फैमिली ट्रेडिशन, राइट। सो ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के साथ भी तीनों चीज़ें चल रही थी, बिकॉज ये तो आया ही एक किसानों की फैमिली से था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही मेरी तरह था जिसने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उसके अंदर वो लगाव था, जैसा मेरा अपने फादर के काम से लगाव है, इसको भी लगाव था किसानी से, खेती से, तो कहीं ना कहीं एक वो पैरेलल था। सो बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए कैथार्टिक भी होता है, आपकी समझ भी बढ़ती है उस चीज़ के बारे में, और जैसे एक राइटर को रिसर्च करनी पड़ती है, एक एक्टर को भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे पार्ट को प्ले कर रहे हो जो आपको पता है एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट्स नॉट जस्ट, यू आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग समवन हु इज आउट देयर, बट दिस इज कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपको मन करता है कि हाँ यार, मैं इस कैरेक्टर, इस कम्युनिटी की सच्चाई को जानूँ और उसको दर्शा सकूँ ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली। राइट। एंड श्रुति, विद दैट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, कि जैसे इशफाक ने बहुत सही कहा कि सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे थे, एक कम्युनिटी की साइड से वो बोल रहे थे, और सब लोग उनको एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के जैसे देखते हैं, आपको भी वैसे देख रहे होंगे लोग वेब सीरीज़ में। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है कि किसान कौन होता है, और ये मिट्टी के बाद किसान क्या है? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से किसानों को देखा नहीं है कभी। बचपन में एक बार खेत ज़रूर देखे थे, तो एज अ लेमैन जो एक जेनरिक परसेप्शन होता है किसानों को लेके कि हाँ वो खेती बाड़ी करते हैं, उनका लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। आई थिंक मेरे परिवार ने हमेशा मुझे हर चीज़ को बहुत रिलीजियसली अटैच करके सिखाया है कि अनाज ये जो मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू समझो, क्योंकि तुम यहाँ आराम से बैठ के खा रही हो, मगर जो रात भर दिन भर फसलों को काट रहा है, खट रहा है, उसके लिए ये एक एक अनाज बहुत कीमती है जी। सो कहीं ना कहीं मेरा जो परसेप्शन था किसानों को लेके, वो हमेशा से बहुत ही रिलीजियसली रिस्पेक्टफुल रहा है कि यार हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें घर बैठे बैठे मिल रहा है खाने के लिए, बट जो हमारे लिए इतनी खेती बाड़ी करके उगा रहे हैं, शायद उनको भी नहीं मिल रहा वो खाने के लिए। क्योंकि मैंने गोदान पढ़ी है, मेरी माँ ने बहुत हिंदी लिटरेचर बहुत घुसाया है कि हाँ ये पढ़ो ये पढ़ो, तो गोदान मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग पर्सपेक्टिव समझ में आया था कि हम सच में बहुत प्रिविलेज्ड हैं। तो ये परसेप्शन था मेरा। और जब मैंने सीरीज़ करी और जब मैंने राघव का किरदार देखा, इन्होंने जिस तरह से लिखा है वो देखा, तो जो अंतर मेरे पर्सपेक्टिव में आया वो ये कि किसान, फॉर मी आई थिंक दे हैव बिकम अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉड। राइट। बिकॉज पहली बात तो वो आपको अनाज उगा कर दे रहे हैं जो आपको कोई नहीं देगा। दूसरा, वो सिर्फ वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना कि किसान धोती में घूम रहे होंगे, बेयर बॉडी, एंड वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। तो वो बदल गया मुझे एक्चुअली। कहीं ना कहीं मैं अवेयर नहीं थी कि मॉडर्न फार्मिंग इतनी ग्रो हो चुकी है।
आई नो कि उनके आगे दुनिया भर में कितना पोटेंशियल है, और अगर एक्चुअली वो अपने पोटेंशियल को के बारे में अवेयर हो गए, सो दे कैन बीट अ लॉट ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस कंट्री, मे बी ऑफ द वर्ल्ड. That is true. That सो is दे जस्ट absolutely नीड true. टू बी अवेयर. उनको जितना हम अवेयर कराएंगे कि भाई तुम तो क्या ही कर सकते हो, जो धीरे धीरे आई थिंक शुरू हो गया है, तो वो तो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं. मुझे इनफैक्ट ये लगा, आप नज़रिए की बात बोल रही थी, तो मेरे लिए तो किसान ना ये इस प्रोसेस के दौरान हीरो हो गया एकदम. जी. इसलिए हो गया क्योंकि हम जब सिनेमा में एक हीरोइक किरदार लिखने की कोशिश करते हैं तो हम कैसा किरदार लिखते हैं कि वो आ गया, 4 लोगों से लड़ गया, है ना. और हमें हीरोइक किरदार नहीं मिलते हैं तो हम इवन गैंगस्टर और मर्डर तक पे फिल्में बहुत सारी कितनी बनी, 90s में तो गैंगस्टर्स पे फिल्में बनी थी. बट मुझे लगा यार इससे हीरोइक किरदार कौन होगा कि बारिश आ रही है तो उससे लड़ जा रहा है, बीच में नेपाल से टिड्डियों का दल आया था, लाखों टिड्डियाँ आई थी, उससे लड़ जा रहा है, बाढ़ से लड़ जा रहा है. आप उसके बाद भी खड़ा है, हार नहीं मान रहे. इससे बड़ा हीरो कौन होगा. तो ये तो एकदम कन्वेंशनल हीरोइक जो किरदार होता है, इस पूरे प्रोसेस में किसान मेरे लिए हीरो हो गया. एक्चुअली मैं एक और बात कहना चाहूँगी. मुझे वो जो ये जो तीनों ही सीन्स थे, जब टिड्डियों का आना, नीलगाय का आना और बारिश का वो जो डिपिक्शन है, मुझे लगता है कि उसके इतनी ड्रास्टिक सिचुएशंस आने के बाद भी लाइक राघव के किरदार ने किसानों को रिप्रेजेंट किया है. तो अगर ये साल में 6 बार आपके साथ हो जाए, उसके बाद भी आप अगले दिन बोलें कि चलो कुछ और उगाते हैं. आई रियली वांट टू गो एंड मीट एक असली किसान को कि भाई तुम ये मोटिवेशन कहाँ से ला रहे हो. हाँ बिल्कुल जी. ये एक ऐसी कहानी थी कि हमने जितने लोगों को सुनाई अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, एक भी आदमी ने ना नहीं बोला, हर एक आदमी ने हाँ बोला. तो उससे मुझे वैलिडेशन मिल गया कि भाई हाँ किसान है हीरो, इससे बड़ा हीरो कोई है नहीं. बिल्कुल. मुझे लगता है कि किसान एक ये इंसान है. यूजुअली कहते हैं कि इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है, लेकिन किसान साथी ऐसे हैं जो खुदगर्जी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, हम जिंदा रहे इसलिए खेती करते हैं और अनाज बढ़ाते हैं और हमारे तक वो पहुंचाते भी है. तो वो तो बिल्कुल खुदगर्ज नहीं है. सस्टेनेंस की बात है ना जी. जैसे क्यों आदमी इतनी सारे फेलियर्स के बाद भी उठ खड़ा होता है, सस्टेनेंस की बात है. जी. तो फिल्म मेकिंग और फार्मिंग, इसकी सिमिलैरिटीज़ हम थोड़ी डिस्कस करते हैं. और खेती किसानी के चैलेंजेस तो हमने शो के माध्यम से बताने की कोशिश की है. चाहे अपनी बेसिक सस्टेनेंस की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे हो ना हो, जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है वहाँ कई बार अनप्रेसिडेंटेड या अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो जाती हैं, या आपको कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट रीज़न से आपकी क्रॉप ख़राब हो जाती है. यू नो वेदर इट कुड बी एन इंसेक्ट और सम एनिमल इन्फेस्टेशन, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हर तरीके और हर चीज़ के क्या है कि अब जिस तरह से मैं जब अपने फादर को या अपने दोस्तों को बताता हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में, वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं. वो कहते हैं यार ये तो बड़ा यार मुश्किल काम है तुम्हारा, कैसे करते हो, लाइंस कैसे याद करते हो. बट हैट्स ऑफ टू आवर फार्मर्स एंड जो हमारे किसान हैं कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन जब जैसे मैं भी वहाँ वो कर रहा था, एक कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न समझ आता है कि यार ये मेरा काम है और ये मुझे जिस तरह क्रिकेटर को बाउंसर खेलनी आ जाती है वैसे ही वो भी मुझे जितना समझ आया कि वो इक्विप हो जाते हैं और बहुत मेंटली फिजिकली हर तरीके से अपने आप को तैयार कर लेते हैं. बट हैट्स ऑफ, आई मीन इट्स नॉट, देयर इज़ नो कंपैरिजन. वो जो स्ट्रगल्स, जो हार्ड वर्क और जो ग्रिट एज अ किसान आपको चाहिए वो कई ज़्यादा है. अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है, और पहले से पता भी था कि किसान भाई कुछ जेनरिक नहीं कर रहे, कुछ अलग ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस प्रोफेशन को इतना सम्मान नहीं मिला है. तो क्या लगता है निखिल कि ये जो सम्मानजनक प्रोफेशन के तौर पर हमने देखना चाहिए, क्या वो लोग कर पाएंगे कुछ आते समय में? बिल्कुल करेंगे. और क्या है ना, जो यूथ होता है ना, वो उसका एक परसेप्शन होता है कि ये थोड़ी ग्लोरीफाइड चीज़ है, ये थोड़ी फैशनेबल चीज़ है, ये थोड़ी ग्लैमरस चीज़ है. जैसे मैं IIT गया पढ़ने, वहाँ से जितने लोग निकलते हैं उन्हें क्या लगता है कि आप एक ऐप बना दीजिए, अगर ऐप बनाकर आप पैसा रेस करके जो काम करें वो थोड़ा फैशनेबल और कूल लगता है. जैसे आप कभी
धोबी या लॉन्ड्री वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐप बना देंगे laundrywala.com whatever, जिसके थ्रू आपने कपड़े धोने वाले को उससे कनेक्ट कर दिया, जिसे कपड़े धुलवाने हैं, वो आपको कूल और फैशनेबल लगने लगता है। तो ये थोड़ा आज के समय के यूथ की समस्या है कि वो हर चीज़ में ग्लैमर और फैशनेबल खोजता है, और सैडली वो किसानी का ग्लैमर और फैशन अभी देख नहीं पाया है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख गया। और धीरे धीरे अब सोशल मीडिया में जब जो सक्सेस की केस स्टडीज़ है ना, जिन्होंने किसानी के थ्रू करी, जब वो ट्रैवल करना शुरू करेगा ना, तो ये बदलेगा। अब जैसे ये हमारा शो ही आया है, वो एक मेन स्ट्रीम दर्शकों के बीच ट्रैवल कर रहा है, और अभी थर्सडे को आया था, तो पिछले फ्राइडे सैटरडे संडे में इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब पिछले किसी शो या फिल्म के लिए नहीं आए हैं। तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे ये अश्योरेंस ऑलरेडी मिल गया है। एक सज्जन है, उन्होंने शो देखा यूएस में, उन्होंने मैसेज किया कि भाई 3 साल हो गया था घर गए हुए, स्क्रीनशॉट भेजे, टिकटें करा ली हैं, हिंदुस्तान आ रहा हूँ वापस। तो वो देख के तो इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो बोले देखा, देख के रोता रहा, और फिर बस वापस जा रहा हूँ। निखिल जी, आपके लिए कौन सा, आपने तो लिखी है पूरी सीरीज, तो आपको तो पूरा पता है जिस्ट ऑफ इट एंड एवरीथिंग, बट फिर भी एक कौन सा पर्टिकुलर पार्ट रहा है जो बहुत डीप था? बहुत सारे हैं बट अभी टॉप ऑफ द माइंड जो आ रहा है वो बता देता हूँ। एक मेरा बहुत फेवरेट सीन है, जो इसमें राघव जो किसान है वो जाता है, उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाया हुआ है, और एक मीटिंग के लिए जाता है जहाँ पर वो अपने जो फूल उगा रहा है वो बेचने गया हुआ है, तो उसके लिए मिल रहा है कंपनी से, और उनको अपना विजिटिंग कार्ड देता है, और वो विजिटिंग कार्ड उठा के देख के बोलती हैं कि इसमें तो आपने किसान राघव लिखा हुआ है। तो वो बोलता है हाँ, तो बोली नहीं आप इंजीनियर हैं, एमबीए किया हुआ है, तो मुझे लगा आप इंजीनियर या एमबीए यहाँ पे लिखेंगे। वो बोलता है डॉक्टर शान से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर शान से अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाता है, तो मैं किसान हूँ, मैं अपने नाम के आगे किसान क्यों नहीं लगा सकता? और वो इंटरव्यू एकदम पूरा टेबल्स टर्न, और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी बात से कि वो बहुत डील जो करने गया था वो सील हो जाती। तो मुझे बहुत याद है, मुझे लगा कि सबको फ़क्र से बोलना चाहिए, इंट्रोड्यूस ऐसे ही करना चाहिए कि हाँ हूँ किसान, सबको अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने चाहिए। एब्सोल्युटली। जिस सम्मान की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर निखिल जी ने बताया कि हम आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर लगा लेते, तो किसान ये नाम क्यों नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन, इसकी हम बात करेंगे। जितनी खेती में टेक्नोलॉजी आ गई है, फिल्म मेकिंग में भी आ गई है, लेकिन हम यूँ तो कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजी हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। इशफाक, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि किसानों तक या फिर खेती में टेक्नोलॉजी पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो व्हाई डू यू थिंक कि ये गैप क्रिएट हुआ है? आई थिंक इट्स अबाउट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों में पहले हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, रूरल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर्कुलेट होने में शायद समय ज़्यादा लगता है। सरप्राइजिंगली जैसे जिन एरियाज़ में एटलीस्ट हमने शूट किया था, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली हो। हमें ऐसा उस तरीके से वी डिडंट फील दैट वी वर ऑफ द ग्रिड। एक माहौल को देख के ज़रूर लगा कि हाँ यार एक रिट्रीट है। जिस तरह से निखिल ने मेंशन किया था कि कुछ ऐसे CEOs हैं जो आज रूरल इंडिया से ऑपरेट करते हैं, सो दैट पॉसिबिलिटी इज़ नाउ हैपनिंग, यू नो, दिस होल शिफ्ट, व्हाई इज़ इट। और अभी जब ये सारी बातचीत चल रही थी, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या बदला है पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में, या कुछ मतलब अभी रिसेंट पास्ट में, व्हाई इज़ इट दैट यू नो थिंग्स आर इतने सारे आए हैं। तो हमारे जो क्रेडिट गोज टू यू नो द इकोसिस्टम गेटिंग बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड टू आवर यूथ दैट इज सो अवेयर, जिसने मौका देखा एंड दे आर ऑलरेडी देयर। मतलब आई फील दैट आई वाज लिविंग अंडर अ रॉक, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैंने देखा कि तमाम, और फिर अब आप आज तो हम सारे हमने, वेदर इट्स यू नो टू ब्रदर्स एंड दिस एंड दैट, देयर सो मेनी ऑफ दीज। आपने वो बी किंग की बात की, वी हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग देयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। सो ये रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड, यू नो, एंड आई वुडंट से दैट अब वो वहाँ नहीं है, that they are completely deprived of it, because that integration has already started, which is wonderful, which is very, very inspiring. Right.
निखिल, उसी से मुझे ये एक बात याद आई जो आपने भी कही थी कि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपके घर पे उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये तो ऐसे इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन एक आप लेखक हो, आपने रिसर्च किया है, तो मुझे ये बताइए कि जो किसान है वो पुराने उनके टेक्निक्स, यानी कि खुद फिजिकली सब करना है, और अभी जो न्यू टेक्निक्स आई है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, हम कहते हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो ये बैलेंस क्या आपको लगता है कि किसान मेंटेन कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। और चूँकि आपने टेक्नोलॉजी वाला सवाल भी पूछा था कि क्यों टेक्नोलॉजी किसानों तक धीरे पहुंच रही है, हम तक जल्दी पहुंच जा रही है, तो हमको MBA में बिज़नेस की पढ़ाई में पढ़ाते थे। देखिए, टेक्नोलॉजी 3 चीज़ों की वजह से तेज़ ट्रैवल करती है कि क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो एक्सेसिबल है, और क्या उसे उपयोग करना आसान है। जी। बहुत साधारण एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हाट्सएप है, जो शायद दुनिया में सबसे तेज जो प्रोडक्ट ट्रैवल किया होगा। गांव-गांव में हर इंसान व्हाट्सएप यूज़ करता है ना। क्यों है? फ्री है, चलाना बहुत आसान है, एकदम स्लीक है, कितना भी कम डेटा आपके पास है, इंटरनेट है, आप डाल ले रहे हैं, और इंसान अब उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह पा रहे, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे जो। उसकी सुबह ही ऐसे होती कि जब तक वो सुबह गुलदस्ते के 4 फूल व्हाट्सएप पे नहीं भेजता है तब तक उसकी सुबह शुरू नहीं होती। तो हम जब ये जो खेती की टेक्नोलॉजी है किसानों के लिए किफ़ायती बना देंगे, अफोर्डेबल बना देंगे, और एक्सेस करना उनके लिए, उसे समझना आसान हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी खेती वाली बहुत तेज़ ट्रैवल करेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी जो डिवाइसेस आ रही हैं उनका दाम धीरे धीरे गिर रहा है। अभी किसान मतलब 50-60 हज़ार रुपए की डिवाइस इतनी आसानी से तो नहीं रख लेगा, अनलेस उसे दिख रहा है कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा। या आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो अगर 30-40 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, हालांकि सरकार सब्सिडी देती है, बट जब चीज़ें अफोर्डेबल एक्सेसिबल हो जाएंगी और उसे उपयोग करना आसान हो जाएगा, वो इतनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी कि मतलब हर जगह आपको देखे, फिर आप तो उसे रोक ही नहीं पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप एक महामारी बन गया है वैसे ये सारी टेक्नोलॉजी भी महामारी की तरह फैलेंगी वहाँ पर, और इसकी बेशक बहुत ज़रूरत है बिल्कुल इस ज़माने में, ये तो हम कह सकते हैं। युवा और खेती, इनका जो रिश्ता रहा है, ये हम बात करने वाले हैं। तो इशफाक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल का जो यूथ है, जो युवा है, वो खेती से उनका रिश्ता ख़त्म होते जा रहा है। बट हमने ये भी चर्चा करी कि जहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बात की, आधुनिक खेती के बारे में, तो क्या लगता है आपको कि ये युवा जुड़ जाएगा पूरी तरह से वापस खेती से या नहीं? एक बहुत अच्छा सीन है हमारे इनफैक्ट शो में। एक कैरेक्टर है जो अपनी यूथ को रिप्रेजेंट करती है, जो गांव में है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं शायद वो अवेयर नहीं है पॉसिबिलिटी से, तभी उन्हें लगता है कि यार ये काम करने से अच्छा तो हम शहर जाके कैब चलाएं या कोई भी नौकरी कर लें जिससे 20-30 हज़ार रुपये कमा सके महीने के। उन्हें वो एक बहुत रोज़ी पिक्चर लगती है, शहर में जीना, शहर की लाइफ, नॉट जस्ट द मनी, इट इज़ ऑल्सो दैट लाइफ। तो मतलब वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वही बात है। जिस तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े शहर के लोगों को लगता है कि यार हम फॉरेन कंट्री में जाके US, कनाडा, जगह जगह जाएं, और कैसे कैसे करके जाते हैं, और वहाँ जाके उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा नहीं मिलता। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, आई थिंक जिस तरह से हमारे ये जो कैरेक्टर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, राघव के जो वो एक चेंजेस, वहाँ चेंज लेके आता है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करता है, मॉडर्न फार्मिंग से इंट्रोड्यूस करता है, फिर उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है उन दोनों कैरेक्टर्स की। टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट उनके पास चॉइस है, वो शहर जा सकते हैं, लेकिन दे चूज टू स्टे इन द विलेज एंड डू मॉडर्न फार्मिंग। राइट। क्योंकि उन्होंने पूरी वो जर्नी देखी है, उन्होंने फेलियर्स देखे हैं, सेटबैक्स देखे हैं, बट उन्हें फाइनली उसमें एक रे ऑफ होप दिखी है। सो और वो इतनी ऑर्गेनिक जर्नी है कि उसे फोर्स नहीं किया गया है कि मतलब आप किसी को भी किसी भी आज किसान से या कोई एक यूथ से जो गांव से है, उससे आप पूछोगे कि आप क्या करना चाहोगे, तो शायद उसका जवाब, उसका आंसर भी वही होगा जो हमारे कैरेक्टर करते हैं जी, बैजू और माहू। निखिल जी, जैसे कि मैंने कहा, इशफाक से भी बात की कि ये जो हम पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स कुछ बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे। और
ये पॉडकास्ट नहीं होते तो मैं तो मतलब इस नॉलेज से इक्विप हो ही नहीं पाता। मैं किसान ना होके इतना खेती के बारे में मैंने जान लिया है, तो ये सारे डिजिटल जितने मीडिया में उनके थ्रू ही जाना, और मतलब शहर में बैठ के अगर मुझे इतनी जानकारी मिल गई तो मुझे लग रहा है किसानों को तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिल ही रही होगी। और जैसे आप इंस्टाग्राम रील की बात करी थी ना, आजकल हर कोई रील बनाने लगा है। जब मैं ये लिख रहा था शो तो बीच में मेरे को 2 ही तरह की रील आती थी, या तो कोई किस खेत के बारे में कोई नया तकनीकी बता रहा है वो आ रहा होता था, या तो मुझे खाने का बहुत शौक है तो खाली 2 चीज़ें। मेरा फीड ही खेती और खाना 2 चीज़ों से भर गया था। तो इन सब से बहुत फ़र्क आएगा। मतलब हमें कुछ दिन लिख के इतना समझ आ गया, तो जो आदमी उसे फील्ड पे कर रहा है उसके ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा बदलाव आएगा। बहुत ही बढ़िया। सो इशफाक, श्रुति एंड निखिल, इतनी बढ़िया बातें जो हमने करी हैं आज, उससे एक तो पता चल गया है कि मिट्टी एक नई पहचान, आप किसान हो तो आपको बड़ा ही आनंद दिलवाएगी, और अगर आप किसान नहीं हो तो आपको प्रेरणा देगी और आपको बहुत सारी बातें बताएगी हमारे किसान साथियों के बारे में। तो मिट्टी एक नई पहचान अब आप देख सकते हैं Amazon MX Player पर बिल्कुल मुफ्त।